चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के विषय में। और इस मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाएगा यही आप लोग बताओगे, क्योंकि 17वीं बीपीएससी में जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आज आप लोग को बताऊंगी। ज्यादा बड़ा तो ज्यादा लॉन्ग ये वीडियो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं खड़ी होकर पहले ही नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मेरे पैर टूट गए हैं, यानी मेरे पैरों में फ्रैक्चर हो चुका है, इसलिए मैं प्रॉब्लम में हूँ। आप लोग इस पैरों को देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा पैर टूट गया है। मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मैं एक पैर से खड़ी हो गई हूँ और दूसरे पैर से नहीं। अब मैं कुर्सी पे बैठ करके आप लोगों को अभी यहाँ पे पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए अब मैं कुर्सी पे बैठ चुकी हूँ और आप लोगों को इस जो आधुनिक भारत का इतिहास है इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपसे पूछूंगी। आप लोग अगर अपना सिलेबस हिस्ट्री का पूरा फाइनल है, सब कर चुके होंगे, तब तो आप लोग बता देंगे पूरा के पूरा ढंग के आप लोग बताएंगे, क्योंकि आपको यह रिवीजन हो रहा है। और मैं आपको पता है कि खड़ी नहीं हो पाऊंगी, अब मैं यहीं से पढ़ाऊंगी आपको कुर्सी बैठ के, क्योंकि आप लोग के लिए थोड़ा सा मेहनत कर रही हूँ। बस आप लोग को थोड़ा सा मेहनत मेरे लिए करना होगा। भाई लाइक तो आप लोग करते रहना, क्योंकि अब इतनी परिस्थितियों में, क्योंकि मैं छोड़ नहीं सकती, मैं अब आप लोग को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि आप लोग का 17वीं बीपीएससी चरम सीमा पे है। 12-13 दिन और मात्र बचा हुआ है, 12-13 दिन। आप लोग को 13 तारीख का ये एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, ये आप लोग मान के चलना। और इतने दिन में आपका एक बार रिवीजन हो जाता है, कोई समय गंवाना नहीं है। अब आप लोग को एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप लोग बताना कि भारत में यूरोपीय देशों के मार्ग क्या थे। भारत में आने के लिए यूरोपीय देशों का मार्ग क्या था, वो किस रास्ते से भारत में प्रवेश करते थे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसको आपको बताना होगा। तो आप लोग को पता होगा, आप लोग को अगर पता है तो बताइए, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। चलिए आप बताइए। देखिए यूरोपीय देशों को आने के लिए इनके दो मार्ग थे। पहला मार्ग था कि ये क्या रास्ते से आते थे, एक तो स्थलीय से आते थे, स्थलीय ये मार्ग था, स्थलीय मार्ग, ये आप लोग लिख लेना। दूसरा था समुद्रीय मार्ग, समुद्री मार्ग। ये क्या था समुद्री मार्ग भैया? ये भी था कि जब स्थलीय मार्ग बंद हुआ तो समुद्रीय मार्ग ये लोग वहीं से आना स्टार्ट करना चालू कर दिए। तो ये लोग यूरोप से इस तरीके से आते थे और समुद्रीय मार्ग से प्रवेश करते थे भारत में। तो ये तो दो चीज आप लोगों को समझ में आया। अच्छा ये क्यों? पहले जब स्थलीय मार्ग से आते थे लोग तो इनको आने की जरूरत क्या थी समुद्री मार्ग से? अब ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तब आप लोग को बताना होगा कि 1453 में जो कुस्तुतुनिया थी, कुस्तुतुनिया एक देश है, वहां पे तुर्क ने क्या किया, उस पे हमला बोला और कुस्तुतुनिया का पतन हुआ, जिसके कारण सभी लोगों को इस समुद्री रास्ते से प्रवेश करने के लिए धीरे धीरे यूरोपीय कंपनी आना स्टार्ट हो गया था, यूरोप के लोग आना स्टार्ट कर दिए थे। दूसरी चीज, यूरोपीय कंपनी का भारत में आने का कारण क्या था? भाई देखिए भारत में आने का यूरोपीय कंपनी का कारण क्या था? क्योंकि यहाँ से व्यापार करने का मतलब था कि यहाँ पे सस्ती चीजों को ले जाकर के यूरोप में बहुत ज्यादा महंगे पे इन लोगों को बेचना था, इसलिए यहाँ से ले गए। यहाँ के सूती वस्त्रों को ले जाना और यूरोप में बेच देना, ये इनका काम था, यहाँ से ले जाते थे। ठीक है, यहाँ से ले जाते थे। तो इनका यही कारण था कि इनका यही लाभ हुआ और यही कारण था कि अपने पास ले गए थे। दूसरी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यूरोपीय कंपनी का स्थापना क्रम क्या है बताइए। अच्छा स्थापना का क्रम जो आप लोग को पता होगा, तो आपको थोड़ा सा एक बार आप लोग को देखना होगा स्थापना क्रम क्या था। थोड़ा मैं इसे रफ करके आपको बताती हूँ और ये चीज आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाएगा और आप लोग बताओगे भी। आप लोग क्या करोगे? बताओगे भी। इसके स्थापना का क्रम था कि पहले कौन आया था? पुर्तगाल आए थे। कब आए थे पुर्तगाल? पुर्तगाल का समय है कि वो आए थे 1498 में, और 1498 में वास्को डिगामा आया था। कौन आया था? वास्को डिगामा आया था, ये आया था वास्को डिगामा। ठीक है, ये पुर्तगाली आया था, पहला पुर्तगाली। दूसरे में अंग्रेज आए थे, अंग्रेज। तो ये अंग्रेज के विषय में समझना,
कंपनी पूछेगा स्थापना तो अलग चेंज हो जाएगा, कंपनियों का क्रम अलग हो जाएगा। ये अपना यूरोपीय कंपनी का स्थापना वाला क्रम बता रही हूँ, लेकिन कंपनियों का जो आगमन हुआ था अलग हो जाएगा। और जो आए थे लोग पहले ही, इनका आगमन हुआ था, लोगों का जैसे आगमन हुआ था वो अलग है। तो ये आए थे 1600 में। कब आए थे? 1600 में, 1600 ईस्वी में आए थे। उसके बाद जब डच आए थे, तो डच आए थे 1602 में। कब आए थे? 1602 में। फिर डेनिस आए थे, डेनिस। और डेनिस कब आए थे? तो 1616 में। इसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। कौन आते हैं? फ्रांसीसी। ये फ्रांसीसी आते कब हैं? तो ये आते हैं 1664 में। अब बताइए, ये इनका क्रम आने का है, इन कंपनियों के आने का ये क्रम बनता है। लेकिन अगर वहीं पे आपसे पूछेगा, ये क्रम आप लोग एक बार लिख लेना, देख लेना, दिखाई दे रहा है, लिख लेना। अब इसके बाद अगर यही पूछेगा कि यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम था, यूरोपीय कंपनी की स्थापना का क्रम क्या था, ये भी आपसे पूछ सकता है। तब आप लोग बताना कि पुर्तगाल, जो पुर्तगाल थे, पुर्तगाल ये अपने कंपनियों को खोल रखा था। ये कब खोला था अपनी कंपनी, ये आपको बताना होगा। तो ये 1503 में पुर्तगाल ने अपनी कंपनी का स्थापना 1503 में किया था। इसके बाद डायरेक्ट आप डच को बताओगे, क्योंकि आपको अंग्रेज के बारे में नहीं बताना होगा। तो ये जो डच थे, डचों ने अपने ये किया था कब? 1605 में अपनी कंपनियों का स्थापना किया। इसने 1605 में भी किया था, 1602 में तो आया था तो उस समय भी किया था। तो पहले इसके विषय में हम लोग को देखना होगा, दो ही डाल देते हैं, पहले दो डालते हैं, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कौन आया था। अंग्रेज किए थे, अंग्रेज किए। अंग्रेज ने कब किया था? तो 1608 में, 1600 में आए थे और 1608 में इसने अपनी कंपनियों का स्थापना सूरत में किया था, ये तो आपको पता चला। इसके बाद डेनिस, जो डेनिस थे, डेनिस ने किया था कब? ये किया था 1620 में, ये अपने कंपनी का स्थापना। उसके बाद फ्रांसीसी ने किया था, फ्रांसीसी ने कब किया था? तो ये किया था 1668 में, 68 में किया था, 64 में आया था, 68 में किया, लास्ट में इसने अपना कंपनियों का स्थापना किया था। ये आपके क्रम है, क्या चीज का क्रम है? ये आपका क्रम है कि ये पहले आए थे, कंपनियां आई थी और कंपनियों का ये स्थापना इस क्रम में दिया गया है। तो पुर्तगाल आए, फिर अंग्रेज आए, डच आए, डेनिस आए, फ्रांसीसी आए। फिर उसके बाद पुर्तगाल और डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी, इन्होंने अपने कंपनियों का स्थापना किया था। क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया है? अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब पुर्तगाल आए थे उस समय भारत में कौन शासक था? अगर कौन शासक था पूछेगा तो इस समय सिकंदर लोदी चल रहा था। कौन? सिकंदर लोदी। लोदी वंश चल रहा था पुर्तगाल के समय में, सिकंदर लोदी इस समय चल रहा था। और ये 1489 से लेकर के, कौन चला था? 1489 से लेकर के 1517 तक ये अपना सिकंदर लोदी ने इस पे राज किया था, सिकंदर लोदी। इसके बाद जब अंग्रेज आया था तो उस समय भी अकबर था। कौन था? अकबर। 1600 में आया और 1600 में अकबर था। लेकिन जब अंग्रेज कंपनी स्थापना करता है तो अकबर नहीं रहता है, तब कौन रहता है? जहांगीर रहता है। तब कौन रहता है? जहांगीर रहता है, क्योंकि उस समय भी ये कंपनी आई थी और वहां पे 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर वहां का राजा बन जाता है। तो जहांगीर ये आप लोग को लिखना। इसके समय में सिकंदर लोदी, इसके समय में अंग्रेज के समय में आया था, कौन था? अकबर था। और डच के समय में भी अकबर ही था, क्योंकि ये आ गया था 1602 में। 1605 में अपनी कंपनियों का इसने स्थापना किया था और 1602 में ये आ गया था। क्या ये राइट हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। डेनिस को डेनिस के समय देखिए, अब आप लोगों को तो वैसे ही माइंड में तुरंत हो जाना चाहिए कि ये 1616 में आया था, तो इस समय अब तो अकबर था नहीं, तो कौन रहेगा? जहांगीर ही रहेगा, जहांगीर रहेगा। तो ये जहांगीर था। अब ये फ्रांसीसी जब आए थे तो उस समय औरंगजेब का समय काल चल रहा था। किसका चल रहा था?
जेब का समयकाल चल रहा था। क्या राइट है? तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, इस तरीके से आप लोगों को इसके विषय में पूरा लिखना पड़ेगा। लिख लिए, देख लिए? चलिए आगे अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे हम लोग देखेंगे, सही चल रहा है सारा काम? यहाँ पे आप लोगों की तैयारियां कैसी चल रही है? तैयारियां अगर अच्छी है तो आप लोग बताइए। चलिए अब थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं कि यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम क्या था, आपको बता दी, क्रम भी आपको मैं बता दी हूं। इसके बाद में अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी कि ये कंपनियां कहाँ खुली थी, इन कंपनियों, ये जो कंपनियां खुली थी ये कहाँ कहाँ खुली थी। तो थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से हम बना लेते हैं भारत का नक्शा, ठीक है? इस तरीके से हम लोग भारत का नक्शा, ये पूरा नहीं बनेगा क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, तो मैं बनाऊं क्या, जितना बन जा रहा है उतना ही सही है। अब देखिए, पुर्तगाल ने अपनी कंपनियों का स्थापना किया था। कौन था? पुर्तगाल थे। तो पुर्तगाल ये रहा आपका केरल का कोचीन। क्या है? कोचीन। इसी कोचीन में, केरल के कोचीन में ये अपने पुर्तगाल ने, कौन? पुर्तगाल, लिख लेना, पुर्तगाल कब किया था? 1503 में अपने कंपनियों का स्थापना कर दिया था, अपने कंपनियों का स्थापना कर दिया था। फिर डच ने किया था, और डच कहाँ किया था? तो डच ने किया था मसूलीपट्टनम में, और ये आंध्र प्रदेश में है मसूलीपट्टनम। इधर साइड आंध्र प्रदेश है, जहां पे डच ने अपने कंपनियों को 1605 में अपने कंपनी को खोला था, और ये इसका मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में, ये अपने, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम है। यहाँ पे इसने कंपनी को अपने खोल दिया था। अब बचा, आ गया अंग्रेज। अंग्रेज ने सूरत में, अंग्रेज जो था, अंग्रेजी कंपनी था जो, ये सूरत में खुला था। और सूरत में कब खुला था? तो ये 1608 में ये कंपनी खुली थी। ये भी कहाँ? सूरत में। ये गुजरात के सूरत में, गुजरात के सूरत में इस कंपनी को खोला गया था, ठीक है? अब आते हैं, हम लोग देखते हैं डेनिस ने अपनी कंपनी को कहाँ खोला था। तो ये था आपका, ये इसका नाम है ट्रांकेवर, इसका नाम है ट्रांकेवर। ये ट्रांकेवर तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। इस तमिलनाडु में इस कंपनी को इसने खोला था, जो कि 1620 में इसने कंपनी को अपने खोला था। तो कंपनियों को अपने खोलते गए सब। फिर फ्रांसीसी आया, ये भी सूरत है, गुजरात के सूरत में इस फ्रांसीसी ने 1668 में अपनी कंपनी को खोलता है और अपनी कंपनियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं सब। तो पहले पुर्तगाल का ध्यान रहे, फिर आपको डच का ध्यान रहे, फिर अंग्रेज का ध्यान रहे, फिर आपको ये डेनिस का ध्यान रहे, फिर आपको किसका ध्यान रहेगा? फ्रांसीसी का ध्यान रहेगा। तो पहले आप लोगों को प से याद रखना होगा पुर्तगाल, फिर आपको ड याद रखना होगा और डच, फिर आपको अ याद रखना होगा अंग्रेज, फिर आपको डेनिस ड याद रखना होगा, फिर आपको किसका याद रखना होगा? फ्रांसीसी, मतलब व्यफ से। तो इस तरीके से प ड अ ड फ, ये आपको याद में रखना होगा। इस तरीके से इन लोगों ने अपनी कंपनियों का स्थापना किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। ये कंपनियां तो आना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये आए कैसे? लेकिन ये कंपनियां आई कैसे? इनके आने का मेन स्रोत क्या था? मेन स्रोत तो आपको बता दूं, लेकिन ये इनके आने का मतलब बताइए कि इनको किसने भेजा था? इनको किसने भेजा था? इनको जो पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरी था। कौन था? डॉन हेनरी। क्या नाम था? डॉन हेनरी। ये डॉन हेनरी था, ये पुर्तगाल का शासक था। और इस शासक ने कहा, इस शासक को बहुत रुचि थी किसी किसी चीज का खोज करने में। तो जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तब आप लोगों को इसके विषय में बताना होगा कि इस यूरोप द्वारा प्रमुख खोज क्या क्या थे। तो वो भी आपको बता दूंगी कौन सा खोज था। जो ये डॉन हेनरी था, इसका बहुत शौक था
कि हम अलग अलग देशों का खोज करें, और ये पुर्तगाल का था। तब इसने क्या किया कि इसने एक व्यक्ति को, उसका नाम था बार्थोलोम्यूस डियास, बार्थोलोम्यूस डियास। इस व्यक्ति को 1484 87 में इसने भेजा था, 87 में भेजा, और कहा कि जाओ तुम देश का पता करो। तो ये खोजने के लिए निकला, भारत को खोजने के लिए। कहाँ खोजने के लिए? ये भारत को खोजने के लिए निकला था। लेकिन ये भारत को ना खोज करके ये अफ्रीका यहाँ से, ये यूरोप है, इस यूरोप से अफ्रीका के तरफ आया, और आ करके समुद्री रास्ते से इस साइड, जिसका केप ऑफ गुड होप्स कहा जाता है, यहाँ तक पहुंचा, और कहा कि आगे तक ये नहीं पहुंचा। तो इसी व्यक्ति ने अफ्रीका का खोज कर दिया। ठीक है, भारत बैठा हुआ इधर साइड है, भारत ये रहा। अच्छा, अब इसके बाद वास्को डी गामा इसके 10 साल के बाद निकले थे खोज करने के लिए भारत का। तो जब वो पुर्तगाल से निकले, तो वो यूरोप से जब निकले, तो वो भी आ गए यहीं पे, यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहीं पे आ गए, अफ्रीका के निचले कोर, जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, इस पे आ गए। तो यहाँ पे कहे कि अब हम आगे कैसे जाएं। इनका कहना था कि अब हमको भी रास्ता पता नहीं है, तो हम आगे कैसे जाएं। तो इनको एक गुजराती व्यापारी मिला था। एक पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि बताओ भाई, ये तो आए थे यहाँ पे, चले थे, कब चले थे, इनका डेट टाइम आपको मैं बता देती हूँ कि 8 जुलाई को चले थे, 8 जुलाई को चले थे, 8 जुलाई 1497 में ये चले थे। ये 8 जुलाई 1497 में यहाँ पर, मतलब ये अपने यहाँ से चले, और यहाँ पे जब पहुंचे, तो यहाँ पे गुजरात का एक व्यापारी था, जिसका अब्दुल मजीद नाम था। अब्दुल मजीद नाम था, मजीद। इस अब्दुल मजीद ने कहा कि आपको भारत का पता नहीं है, चलिए मैं आपको भारत का पता बताता हूँ। तो इसने लेकर के यहाँ पर पहुंचा दिया इसे, यहाँ पर, जिसका नाम है कोचीन। केरल के कोचीन में ले जाकर एक राजा से मिला दिया, जिस राजा का नाम है जमोरिन। जमोरिन ने इसका बड़ा स्वागत किया और कहा कि आप आ गए, चलिए व्यापार करने के लिए आप लोग यहाँ पे व्यापार करिए। तो कहा कि ठीक है, हम चलते हैं भैया, व्यापार करने के लिए ही हम आए हैं। तो व्यापार करने के लिए निकले। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वास्को डी गामा भारत खोजने कब निकले थे। तो भारत खोजने निकले थे 8 जुलाई 1497 में। 8 जुलाई 1497 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। किस व्यापारी की सहायता से वास्को डी गामा भारत में प्रवेश किए थे? तो उसका नाम था अब्दुल मजीद। इस व्यापारी के द्वारा ये वहां से चले। अब इसके बाद इसने क्या किया कि जमोरिन से मिला दिया, जो कि ये कोचीन में पहुंचे, तो जमोरिन से मिला दिया। अब देखिए, जाते ही कोई अपना फैक्ट्री बना नहीं लेता है। वास्को डी गामा पहुंचा था, अब वो पहुंचा 1498 में। अब जब वहां पे 20 मई 1498 को पहुंचा था, कब पहुंचा था? इस व्यापारी के सहायता से ये भारत में पहुंचा, तो ये 20 मई को पहुंचता है। 20 मई 1498 को ये पहुंच गया, राइट। ये वहां पे जैसे ही पहुंचा, वैसे ही जमोरिन ने इसका स्वागत किया। जब जमोरिन ने इसका स्वागत किया, तो कहा कि वाह भाई वाह, इसने तो, जमोरिन ने मेरा स्वागत कर दिया। तो इसने क्या किया कि मसाले यहाँ से ज्यादातर काली मिर्च ले करके ये बहुत ज्यादा फिर यूरोप आ जाता है। जब यूरोप आता है तो यहाँ पे 60 गुना का मुनाफा इसको होता है, 60 गुना मुनाफा। तो कहता है कि अरे भाई 60 गुना मुनाफा मुझे हो गया, तो कोई मानेगा ही नहीं। जब मानेगा ना, तो दोबारा आने का प्रयास ये करेगा ही। जब ये दोबारा आने का प्रयास किया था, तो दोबारा आने से, इसके आने से पहले एक व्यक्ति दोबारा फिर आ जाता है यहाँ पे। दूसरे जो पुर्तगाल है, देखो ये पुर्तगाल ही था वास्को डी गामा, लेकिन दूसरे व्यक्ति जो थे पुर्तगाल, दूसरा व्यक्ति आने लगा था पुर्तगाल से 1500 ईस्वी में, जिसका नाम था कैप्टन पेड्रो अल्वारेज। इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 1500 में वो व्यक्ति कौन था जो आया था। तो कैप्टन पेड्रो अल्वारेज
कैब्राल आया था और ये 13 जहाजों के साथ आया था। बोला कि अब जा ही रहे हैं तो 13 जहाज को लेके जाते हैं, क्योंकि इसी में सारे माल को भरेंगे और ला करके यूरोप में बेचेंगे। तो अपना इसने क्या किया कि इतने लोग, इतने 13 जहाजों के साथ आया और सामानों को लेकर के ये मुस्कुराता हुआ चला गया यूरोप। मुस्कुराता हुआ चला गया यूरोप। दोबारा वास्को डी गामा फिर आते हैं। तो वास्को डी गामा एक बार तो भारत 1498 में आए थे, दूसरी बार फिर आते हैं 1502 में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आए थे। तो 1502 में वास्को डी गामा फिर आए भारत, और यहाँ पे 1503 में यहाँ कोचीन में, यहाँ भारत, यहाँ पे कोचीन में अपना एक कंपनी बनाया, यानी फैक्ट्री बनाया, जिसे हम लोग, मतलब मान लीजिए कि ऐसी कंपनी उस समय नहीं बन रही थी, एक गोदाम जैसे बनाया जा रहा था, उसमें ले जाकर के अपने माल को ये रख देता था, पूरे सामान को वहां पे रखता था, यहीं से अपने सप्लाई करने के लिए भेज देता था। तो इस तरीके से ये अपने 1503 में अपनी कंपनी का स्थापना कर लिया था। ठीक है। इसके बाद जब इसने अपने कंपनी का स्थापना कर लिया, तो देखिए एक बार और ये आया था, वो आया था 1524 में। 1524 में, और 1524 में इसकी वही कोचीन में मृत्यु भी हो जाती है और वहीं पे दफन भी हो जाता है। लेकिन इसके बीच में और व्यक्ति आए थे। इसके बीच में जो व्यक्ति आए थे उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानना ही होगा। तो आप लोग को वास्को डी गामा के विषय में, पुर्तगाल ये आए थे, तो वो इन पुर्तगाल के विषय में आपको पता चल गया कि 1498 में पहले आया, दूसरी बार में 1502 में आया, 1503 में इसने कोचीन में अपना कंपनी स्थापित किया, और 1524 में ये फिर आया था और इसकी मृत्यु भी हो जाती है, और इसी कोचीन में इसको कब्र बना करके दफना दिया जाता है। क्या कर दिया गया? दफना दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग इससे आगे वाला जो और है ना, ये 1503 से, तो 1503 और 24 के बीच में भी देखते हैं कि कोई ना कोई और आया था पुर्तगाल। अब पुर्तगाल फिर आना स्टार्ट करते हैं। भाई एक जगह ही तो कोई रुकेगा नहीं, तो डी अल्मोडा आया था। क्या नाम था उसका? डी अल्मोडा। ये डी अल्मोडा आया और 1505 से लेकर के 1509 तक ये अपना यहाँ पे रहा। डी अल्मोडा आया। डी अल्मोडा ने क्या किया था, तो ये पूछेगा कि ब्लू पॉलिसी, वाटर ब्लू पॉलिसी का स्थापना किसने किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या कहते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी इसने ये लाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी आया, और अल्मोडा ने ये शांत जल की नीति लाया था। शांत जल की ये नीति थी। क्या थी? शांत जल की नीति थी। अल्मोडा ने 1509 में भी मिस्र, तुर्की एवं गुजरात के संयुक्त नौसेना को पराजित कर हिंद महासागर में अपनी स्थिति को मजबूत बना दिया था। ये हिंद महासागर, जो यहाँ पे हिंद महासागर है, इसी हिंद महासागर में अपने खूब मजबूती यहाँ पे बना दिया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के विषय में पूछा जाएगा किसने लाया था, तो आप लोगों को इसके विषय में डी अल्मोडा के विषय में आपको बताना होगा। अब आगे फिर बढ़ते हैं। बताइए कार्जन व्यापार क्या था? काटजन व्यापार क्या था? तो यह काटजन व्यापार का मतलब था कि परमिट, मतलब हिंद महासागर में, जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर, इसमें जाने के लिए लोगों को परमिट देना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? तो लोगों को परमिट देना पड़ता था। भाई एक कार्ड होता है जिसके जरिए हम लोग पहुंच सकते हैं, हम टैक्स देते हैं, उस टैक्स के अनुसार हमें कहीं भी जाना होता है, तो ये हम जा सकते हैं। तो ये भी जनरल गवर्नर था पुर्तगाल का। ये जनरल गवर्नर कौन था? तो जनरल गवर्नर के तौर पे ये पुर्तगाल का जनरल गवर्नर था, लेकिन वास्तविक जनरल गवर्नर नहीं बन पाया, क्योंकि ये बस इसी ब्लू वाटर पॉलिसी के चक्करों में पड़ता रह गया। ये सब सारे चीज इसी में से मैं बता रही हूँ आपको, ये सारे इसी में से बता रहे, ध्यान में रहे आप लोगों को। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी इसी में, मतलब ये इसका दिमाग रह गया, ये आगे तक नहीं बढ़ पाया, और ये वापस फिर 1509 में चला जाता है। ये परमिट मांग मांग के दूसरों को फिर भेजता था, पैसे इससे भी कमाता था ये।
लेकिन इसके बारे में इसी में वास्तविक संस्थापक एक आता है, पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक आता है जिसका नाम है डी अल्बुकर। क्या नाम है उसका? डी अल्बुकर। इस डी अल्बुकर के विषय में थोड़ा सा आप लोग को जानना होगा। ये ब्लू वाटर पॉलिसी आप लोग को अल्मोड़ा के विषय में जान लिए। डी अल्बुकर के विषय में थोड़ा सा आप लोगों को और दिमाग से समझना होगा कि इसने क्या क्या किया था। देखिए 1509 से लेकर के 1509 से लेकर के 1515 तक 15 तक ये रहा यहाँ पे वास्तविक संस्थापक बनकर के पुर्तगाल का ये आया हुआ था। 1510 में इसने गोवा के जो शासक थे, जो बीजापुर, गोवा का बीजापुर है, वहां के शासक आदि शाह थे, इनको पराजित किया, इनसे सारा बीजापुर को छीना, गोवा अपने बस में कर लिया। तो जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने वास्को डी गामा के विषय में देख लिया और आपने डी अल्मोड़ा के विषय में देखा और डी अल्बुकर के विषय में देखा। अब डी अल्बुकर ने क्या किया था, इसने 2-3 काम किया था। इसके विषय में थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना होगा। ज्यादा ये क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस आपको छांट के इसमें से बता रही हूँ, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको छांट के बता रही हूँ। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी का स्थापना किसने किया था? तो ये अल्मोड़ा था। और जो डी अल्बुकर था, जो डी अल्बुकर था, इसने क्या किया था कि जब ये भारत में आया, वास्तविक संस्थापक पुर्तगाल का बन के आया और इसने विवाह नीति अपना दिया था। विवाह नीति, क्योंकि अगर विवाह हो जाएगा तो विवाह नीति किसने अपनाया था, क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को बता देना है कि अल्बुकर। और पूछेगा कि सती प्रथा का विरोध किसने किया था, तो अल्बुकर ने सती प्रथा का विरोध भी किया था। ये दोनों काम इसके विषय में आप लोग को बताना होगा, ये जरूरी है। ये जो जरूरी था उसको मैं आपको फाइनली बता देती हूँ। तो ये 2 चीज इसमें से फाइनल है और एक चीज इसमें से फाइनल है। देखो सती प्रथा का अंत करने का मतलब है, सती प्रथा का भी अंत किया। पहले महिलाओं को जला दिया जाता था आदमी के खत्म हो जाने के बाद। इसको उसने क्या कर दिया कि कहा कि पुर्तगाली सभी लोग आओ और इन महिलाओं से शादी करो, बच्चा पैदा हो जाएगा, यहीं के निवासी कहलाएंगे और फिर कुछ होगा नहीं। तो इसने विवाह नीति बहुत ज्यादा अपना लिया, बच्चे बहुत ज्यादा पैदा इन सब करना स्टार्ट कर दिया था भारतीय महिलाओं के साथ। ठीक है, इसने विरोध किया था। उसने अपने क्षेत्र में इस प्रथा को बंद भी करवा दिया था, सती प्रथा को बंद करवा दिया, कहा कि अब ऐसा काम नहीं होगा। अल्बुकर की मृत्यु गोवा में ही हो गया था और उसी में उसका कब्र बन गया था। अल्बुकर की मृत्यु भी हो गई। देखिए 2 पुर्तगाल आए थे जिनकी मृत्यु गोवा यहीं पे हो गई थी, भारत में ही। और इनको जैसे कि वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई तो कोचिन में, और जैसे कि अल्बुकर की मृत्यु हो गई तो गोवा में इसका कब्र बना दिया गया था, इस तरीके से। अब आता है नूनो दा कुन्हा। नूनो दा कुन्हा आता है 1529 से लेके 1538 तक ये रहता है। नूनो कुन्हा जब आता है तो 1529 से लेके 1538 तक ये रहता है। तो जब ये आया तो इसने क्या किया कि गोवा को राजधानी बना दिया। गोवा को ही राजधानी इसने बना दिया था। 1530 में इसने गोवा को राजधानी बना दिया। इसने ये काम किया था, यही आपसे पूछ सकता है। 1524 में बेसिन तथा 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो 4 के विषय में आप लोग को बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। ये 4 अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। यूरोपीय कंपनी का भारत में प्रवेश का मार्ग भी आपको पता चल गया, समुद्री मार्ग से खोजा गया था। और भारतीय उत्पादों को यूरोप में प्रचार भी करने के लिए भी आपको पता चल गया होगा। अब हम क्या समझ लेते हैं डचों के विषय में। क्या डच के विषय में हम लोग समझ ले? डच वाले में भी कुछ ज्यादातर नहीं है। और पुर्तगाल के विषय में कहीं से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा, ब्लू पॉलिसी वाला, सती प्रथा का अंत पूछ देगा, ये आपको बता देना होगा। ठीक है, इसके बाद अभी आगे देखते हैं कि डच कैसे आए, पहले कौन आया। तो डचों के विषय में अभी हम लोग देखते हैं। प्रथम डच यात्री आया था जिसका नाम था कॉर्नलियस। अब हम लोग डचों के विषय में देख लेते हैं कि डच की जो कंपनियां थी ये आई तो ये कब मतलब लगी हुई थी, इसके विषय में हम लोग पूरा कंप्लीट देख लेते हैं। तो पहले एक बार थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए
कि आपको पुर्तगाल के विषय में जो मैं बताई हूँ, तो वास्को डी गामा, कैप्टन पेड्रो अल्वारेंज कैब्रेज ये आए थे, अल्मोड़ा आए थे, और अल्बुकर और नूनो भी आए थे। इन लोगों का काम क्या था? तो जो वास्को डी गामा थे, वास्को डी गामा को मैं आपको बता दी हूँ कि 3 बार भारत में आ गए थे। 1498 में, दूसरे में आ गए थे 1502 में, और 1503 में इन्होंने अपनी कंपनी का स्थापना किया था। तो पुर्तगाल की प्रथम कंपनी कोचीन में बना था। तीसरा चीज आपको बता दूं कि ये फिर 24 में भी आए थे, 1524 में भी आए थे, और ये इनकी मृत्यु हो गई तो कोचीन में इनको दफना दिया गया था। ठीक। कैप्टन पेड्रो अल्वारेंज कैब्राल जो थे, ये 13 जहाजों के साथ आए थे। ये भी क्या थे? ये भी यूरोपी थे और पुर्तगाल वाले थे। ये भी आए और यहाँ पे क्या किए थे कि अपना जहाजों में मसाला भरे और ले जा करके अपने यूरोप में बेच दिए थे। फिर आए थे अल्मोड़ा आए थे। अल्मोड़ा जब आए तो इन्होंने ब्लू पॉलिसी लाया था, और ये आए थे 1505 से लेकर के 1509 तक रहे, और ये ब्लू पॉलिसी यही लाए थे। जो ब्लू पॉलिसी को आप लोग जानते हैं। अब इसके बाद में अल्बुकर जब आया, तो अल्बुकर आया तो ये 9 से लेकर के 15 तक रहा, 1509 से 1515 तक रहा था। और इसने क्या किया कि इसने सती प्रथा का भी अंत कर दिया था। इसने कहा कि विवाह नीति अपना दिया था। ये वास्तविक संस्थापक यूरोप का था। ये जो अल्मोड़ा आया था, ये था गवर्नर, जनरल गवर्नर था पुर्तगाल का। और ये जो नूनो आया था, नूनो ने क्या किया कि गोवा को राजधानी बना दिया था। मात्र इन सबों का यही काम था, और ये काम करके इनका काम इतना तक खत्म हो जाता है। और आगे हम लोग अब डच के विषय में पढ़ते हैं। जो डच आए थे, तो प्रथम डच आया था यात्री, प्रथम डच यात्री जब आया था तो उसका नाम था कॉर्नलियस हॉर्टमैन। कॉर्नलियस हॉर्टमैन था, और ये आया था 1596 से ये स्टार्ट कर दिया था। 1500 लिखना है, 1596 में। लेकिन ये सुमात्रा में आया था। ये अपना आया था सुमात्रा में, जो इंडोनेशिया के पास एक द्वीप है, सुमात्रा द्वीप, वहां पे आया है। और वहां से फिर भारत में पहुंचता है। जब ये सुमात्रा से इधर साइड इंडोनेशिया के पास सुमात्रा है, इस सुमात्रा द्वीप से आया था ये भारत में। जब भारत में अपना प्रवेश करता है, तब ये डच संसद द्वारा 1502 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड का स्थापना करता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डच संसद द्वारा 1602 में, देखिए अभी तो वो आया था 1596 में, और 1602 में उसने क्या किया था कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड का स्थापना इसने 1502 में कर दिया, 1602 में कर दिया। तो ये मैं आपको पहले ही बता रही थी, फिर आप लोगों ने समझा नहीं। अब इसके बाद इसको क्या मिला था कि इसको 21 साल के करने के लिए मिल गया था डच वाले को, कि 21 साल तो तुम क्या करोगे कि अपना कंपनी का स्थापना यहीं पे कर सकते हो। 21 साल तक, लगभग पूरा 21 साल तक तुम अपना यहाँ पर अपनी कंपनियों का स्थापना कर सकते हो। पूर्वी क्षेत्र में व्यापार का इनको आज्ञा पत्र मिल गया था, तुम इनको पत्र मिल गया है, काम को कर सकते हैं। डचों ने भारत से पहले सूती कपड़ों, रेशम, अफीम तथा सोरा का व्यापार किया। बाद में उसने भारत में नील एवं मसालों का व्यापार भी प्रारंभ कर दिया था। देखो, जो रेशम के कपड़े हैं, सूती वस्त्र जो है, यूरोप में ज्यादातर फैलाने वाले यही डच थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसने यूरोप में सूती वस्त्रों को ज्यादा बढ़ावा दिया था, तो ये डच की कंपनियों ने यही जाकर के वहां पे दे दिया था कि आपको सूती वस्त्रों व्यापार ज्यादातर इसने किया था। ठीक है। डचों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, यानी आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में, आपको बताई थी इधर कि आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी ये पहली फैक्ट्री बनाया था, और वो भी 1605 में इसने बनाया था। तो 1605 में अपनी ये पहली फैक्ट्री बना दिया, और फिर 1632 में इसने पटना वाला पूछेगा, इस समय जो पटना कॉलेजियम वहां पे इसने पहले अपनी फैक्ट्री बना रखा था डच। तो 1632 में इसने अपनी फैक्ट्री बिहार में बनाया था, बिहार के पटना में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे, जिसे आपको बताना होगा कि 1632 में इसने क्या किया था कि अपने
पटना में अपना एक कंपनी बनाया था और 1605 में मसूलीपट्टनम में इसने अपनी कंपनी को बना दिया था। तो 1605 में वहां पे स्थापित किया और ये पटना के कॉलेजियम, इस समय है पटना कॉलेजियम, वहां पे इसने इस तरीके से अपने कंपनी को बनाया। 1759 के जो बेदरा के युद्ध में डचों का हार हो जाता है, अंग्रेजों ने हार करा मतलब हरा देते हैं और इसमें डच समाप्त हो जाते हैं, धीरे धीरे डचों का समाप्ति पाना हो जाता है। अब आते हैं अंग्रेज। देखिए अंग्रेज ही बहुत ज्यादा उभरते हैं किसी चीज में, तो अंग्रेज ज्यादातर उभरे थे। इनके विषय में मैं आपको बताती हूँ। देखो मैं खड़ी तो नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन बैठे बैठे जितना मुझसे बनता है उतना तो मैं लिख दे रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो उतना आप लोगों को लिख लेना होगा। जितनी मैं बोल रही हूँ उतना आप लोगों को लिखना होगा। देखिए अंग्रेज क्या है कि वहां का जो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये कंपनी, इसकी स्थापना कुछ व्यापारियों ने 1599 ईस्वी में ही कर दिया था। 1599 ईस्वी में इसका व्यापारियों द्वारा हुआ था। लेकिन अंग्रेजी कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की जो महारानी थी, जिनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम थी, इन्होंने कहा कि 15 साल के लिए आप पूर्वी देशों में आप जा करके व्यापार कर सकते हो। मात्र इन्होंने 15 साल के लिए बताया था। 15 वर्षों का इन्होंने फरमान दिया था, लेकिन अंग्रेज मानने वाले कहाँ है। 1857 की अगर क्रांति ना होती तो अंग्रेज ये भारत छोड़ करके भी नहीं जाते। तो भारत में इन्होंने, जब अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस 1608 में सूरत में आया था, तो उस समय 1608 में सूरत में ही कंपनियां एक खुल चुकी थी। 1608 में ये आपका सूरत है, इसी सूरत में 1608 में ये कंपनी अंग्रेज द्वारा खुल चुकी थी सूरत में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसे आप लोग को बताना होगा। बस आपको समझाया जा रहा है, आप बनाना आपका काम बनता है। आपको समझाया जा रहा है भारत में प्रथम कैप्टन हॉकिंस आया था, ये आपको थोड़ा सा बताना होगा। जो क्या चीज से आया था, रेड ड्रैगन से आया था। रेड ड्रैगन एक व्यापारिक जहाज था। इस जहाज से ये व्यक्ति कैप्टन हॉकिंस आया था। कैप्टन हॉकिंस के विषय में पूछेगा तो आपको बता देना होगा, ये आया था यहाँ पे 1609 ईस्वी में। इसने मुगल दरबार में पहुंचा और पहुंचने के बाद जहांगीर ने इसे हॉकिंस खां की उपाधि दी, क्योंकि इसको फारसी बहुत आता था। इस फारसी के तौर पर इसे खां की उपाधि मिला है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जहांगीर ने किस अंग्रेजी शासक को खां की उपाधि दिया था, तो आपको बताना होगा कि कैप्टन हॉकिंस को खां की उपाधि मिला। और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब पहुंचा, तो 1609 में जहांगीर के दरबार में ये पहुंचा था कैप्टन हॉकिंस। ये आपको बताना होगा। मनसबदारी कितना दिया था जहांगीर ने, तो 400 का मनसबदारी इसको दे करके भेज दिया था, ताकि 400 का मनसबदारी लीजिए और आपको तो जाइए, आपको व्यापार करने का ये 400 का मनसबदारी है, मनसबदारी इसने दे दिया था, कहा कि जाओ आप अपना क्या करिए, आप व्यापार करिए। अंग्रेज ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित किया और 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने दूत के रूप में सर टॉमस रो को मुगल दरबार में फिर भेजा था। देखिए इसको भी भेजा गया था कि ये भी आया था, किसके कहने पर, जेम्स प्रथम ने भेजा था। तो ये भेजा था 1608 में, और 1615 में जेम्स प्रथम ने दूत के रूप पर सर टॉमस रो को भेजा था। टॉमस रो को मुगल दरबार में भेज दिया था। कहाँ पे भेजा था, मुगल दरबार में उसने भेज दिया था। अंग्रेज ने सूरत के अतिरिक्त भड़ौच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, अजमेर, कासिम बाजार, पटना आदि में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लिया था। अब अंग्रेज की तो भाई बोल वाला बन गई थी। अंग्रेज कहाँ रुकने वाले हैं। 1932 में अंग्रेजों को सुनहरा एक फरमान मिल गया था, गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्लाह कुतुब शाह ने दिया था इनको, कहा कि जाओ भैया व्यापार करो अच्छा से,
कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 500 पैगोडा प्रतिवर्ष के बदले में व्यापार का फरमान मिल गया था इसको। अंग्रेजों को मुफ्त में व्यापार करने को मिला था। जाओ मुफ्त में व्यापार करिए आप लोग, बड़ा खुश हुए। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी की मुद्रा डालने के लिए राज्यों को क्या किया था, संधि करवा लिया था और नया कार्य करने आदि का अधिकार प्राप्त हो गया था। कहा कि चलो 1661 में इसने अपने मुद्रा को भी प्रचलित कर देगा। इसे चार्ल्स द्वितीय ने करवा दिया था। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन की राजकुमारी जो थी चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन से, पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन से हो गया था चार्ल्स का विवाह। चार्ल्स के विवाह से 1661 में हो गया था इसका। और भैया ये क्या किया कि मुंबई का जो बंदरगाह है पुर्तगाल ने इस अंग्रेजी जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय, इसको बंदरगाह दे दिया दहेज में। इसके बाप का तो था नहीं, ये तो भारत का था, फिर भी अपना समझ करके उसको दे दिया। और अपने धीरे धीरे पुर्तगाल का पतन होने लगा, क्योंकि पुर्तगाल ना अंग्रेजी जहाज़ों को लूटना मतलब मुगलों के जहाज़ों को लूटना स्टार्ट कर दिया था। तो इसके पतन का कारण तो यही बन गया। इसलिए पुर्तगाल धीरे धीरे हटना स्टार्ट कर दिए। हुगली नदी के पास में ये बहुत सारे जो जहाज़ों को लूटता था, इसलिए इसको हटा दिया गया था। इस तरीके से इसका खत्म कहानी होगा। 1468 ईस्वी में चार्ल्स ने कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर मुंबई में भेज दिया था। कहा कि जो मुंबई में उसको बंदरगाह मिला था वो कंपनियों को दे दिया। कहा भैया मुझे पैसे चाहिए, बात खत्म है, आप लोग इस पे व्यापार करिए। तो इस तरीके से व्यापारिक समस्याएं बनती गई, इनकी धीरे धीरे होता गया। 1687 में कंपनी का मुख्यालय सूरत से मुंबई लाया गया और गवर्नर इसका गैरोल्ड आगियस ने आधुनिक मुंबई की नींव रखी थी। इसने आधुनिक मुंबई की नींव रख दी और तो मुंबई का स्थापना इसने कर दिया था। इस तरीके से 1688 ईस्वी में सूरत के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड, यह ब्रिटेन का गवर्नर था और सर जॉन चाइल्ड ने मुगलों के जहाजों को लूटा। औरंगजेब ने इसे विरोध में पटना, कासिमपुर, मछलीपट्टनम, सूरत आदि ये इसका कोठी छीन लिया और कहा कि इसको हटाओ, इस अंग्रेज को भगाओ, बहुत खतरनाक ही अंग्रेज है। तो इसको क्या किया गया कि इसको भगा दिया गया था। ऐसा पूछा जाएगा आप लोगों से क्वेश्चन कि औरंगजेब ने किस अंग्रेज को भारत से भेज दिया था। तो 1688 में इसी को, जिसका नाम है चाइल्ड, इसी को भेज दिया था। बचपना वाला काम किया था इसलिए इसको भेज दिया गया था। बाद में 17,000 पाउंड के दंड के बाद अंग्रेजों को क्षमा कर दिया और लेकिन सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निकासी कर दिया। कहा कि हटाओ इसको, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा तो बड़ा दिक्कत होगा। 1717 का फरमान को मैग्ना कार्टा कहा गया। यह फर्रुखसियर ने दे दिया था। मुगल शासक का ये फर्रुखसियर था। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैग्ना कार्टा क्या है। मैग्ना कार्टा बताइए आप, मैग्ना कार्टा क्या है। ये भी शाही फरमान है, जो शाही फरमान फर्रुखसियर ने दे दिया था अंग्रेजों को। फर्रुखसियर बहुत, इसकी तबीयत खराब थी, करा रहा था, बीमारी इसको हो गई थी, फोड़े फुंसी हो गए थे, ठीक नहीं हो